नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में सुनाई गई है। MP एमएलए कोर्ट ने मामले में विधायक को सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस बारे में वकील ने भी बताया कि MP एमएलए कोर्ट में ये मामला पहुंचा था विधायक का, और इस मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अब सजा का ऐलान हो चुका है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था और आज 10 साल की सजा सुनाई गई है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने का ये मामला था। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं। रजनी हमारी संवाददाता पटना से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, ये पूरा मामला जो है AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने का कब का है? देखिए, ये पिछले 3 सालों से ये लगातार मामला चल रहा है। अनंत सिंह की सुनवाई हो चुकी थी MP एमएलए कोर्ट में और आज इस पे सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी था और आज ये सजा का ऐलान हो गया। 10 साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड उनके घर से मिला था, उनके घर से बरामद हुई थी और तब ये मामला दर्ज हुआ था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और बताते चलो कि मामले पर सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन फैसला आना बाकी था और आज ये फैसला आया है। और फैसला आने के बाद अनंत सिंह के जो वकील है उनका ये कहना है कि अब ये उच्च न्यायालय में जाएंगे और इस मामले को और आगे तक ले जाएंगे और न्याय की उम्मीद करते हैं कि अगर इन्हें MP एमएलए कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आगे ये उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। जी रजनी, अब तो इनके वकील ऊपर उच्च स्तर पर जाएंगे और कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि इन्हें जमानत मिले, जो सजा है उसको लेकर अपील करेंगे। लेकिन क्योंकि ये राजनीति से ताल्लुक रखते विधायक है अनंत सिंह, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया है सजा का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से आ रही है? देखिए, बताते चलो कि अनंत सिंह बिहार में बाहुबली विधायक के नाम से जाने जाते हैं और काफी गहरा इतिहास रहा है इनका। और इनके घर से बरामद हुआ था ये मामला, काफी तूल पकड़ा था। उस वक्त तूल पकड़ा था जब केंद्रीय मंत्री रहे RCP सिंह की पुत्री थी लिपि सिंह, वो SP थी वो मोकामा की, और उस दरमियान इनके घर में छापेमारी हुई थी और इनके घर के अंदर से हैंड ग्रेनेड और AK-47 बरामद किए गए थे। और उसके बाद ये तहकीकात शुरू हो गई थी कि ये हैंड ग्रेनेड और AK-47 आखिर इनके घर में आई कहाँ। इनके साथ साथ इनके नौकर पर भी FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद इनकी अरेस्टिंग हुई थी और इन्हें सजा हो गई थी। इन्हें जेल हो गया था और जेल में ये थे, लेकिन सजा का ऐलान नहीं हुआ था। और बताते चलो कि आज ये सजा का ऐलान हो गया और 10 सालों के लिए अनंत सिंह आगे अब जेल में रहेंगे। जी, तो सजा का ऐलान हो चुका है, अब जेल में रहना होगा। जैसे आपने वकीलों की बात की थी कि उम्मीद है, तो अब कब फाइल करेंगे आगे के लिए? और अनंत सिंह को जब सजा का ऐलान हुआ तो क्या वो मौजूद थे कोर्ट में या फिर पेशी वर्चुअली हुई? क्या रिएक्शन रहा? देखिए, अनंत सिंह खुद सशरीर उपस्थित हुए, चूंकि कोर्ट ने ये कह सुनाया था, जो पिछली बार सुनवाई हुई थी उस दिन ये कह दिया गया था कि अनंत सिंह को सशरीर उपस्थित होना और सशरीर उपस्थित होंगे, उसके बाद ही सजा का ऐलान किया जाएगा। और आज कोर्ट की बात को मानते हुए MP एमएलए कोर्ट में मौजूद थे अनंत सिंह और उनके मौजूदगी में ही उन्हें ये 10 साल की सजा सुनाई गई है और MP एमएलए कोर्ट से ये सजा सुनाई गई। और इस सजा को चूंकि जो आज से 4 दिन पहले इस सजा पे बहस हुई थी तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी था और ये फॉर्मेलिटी आज पूरी कर ली गई है। तो रजनी, एक बाहुबली विधायक, वो बिहार के, वो भी बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा होना, क्या संदेश जाता है इससे राजनेताओं को और प्रदेश के लोगों को भी? देखिए, अनंत सिंह के साथ अगर मामलों को अगर जोड़ ले तो ये बहुत पेचीदा है, क्योंकि पहले अनंत सिंह JDU के पार्ट रहे थे, फिर बीच में अनंत सिंह पर जब ये इस तरह की कार्रवाइयां होनी शुरू हुई थी, इन्हें पिछली बार टिकट नहीं दिया गया था, तब इन्होंने RJD का दामन थाम लिया था और RJD की तरफ से ये चुनाव जीत भी गए। तो बताते चलो कि अनंत सिंह उस मोकामा और टाल के इलाके में वो शख्स, वो नाम है जिनके नाम की तूती बोलती है और वहाँ के
जो एक बड़ा वोट हिस्सा है वो अनंत सिंह के हिस्से में आता है। तो इनको लेकर हमेशा से एक वर्चस्व की लड़ाई रही है और उस वर्चस्व की लड़ाई में अनंत सिंह हमेशा से अग्रणी रहे हैं। कई ऐसे और मामले भी उन पे पहले भी आरोप सिद्ध होते रहे हैं और इनका गहरा इतिहास रहा है। लेकिन ये जो मामला है ये लास्ट मामला है और इस मामले पर ऐलान होना बाकी था, जो आज पूरी कर दी गई। शुक्रिया रजनी शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। योग दिवस पर जौनपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, विधायक रमेश सिंह ने भी योग किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कार्य है, सभी को योग करना चाहिए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और दुनिया के तमाम देशों के नागरिक जो आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का योग दिवस बहुत खास है। आज़ादी के अमृत काल में देश की 75 आइकॉनिक साइट्स पर हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में जौनपुर की ऐतिहासिक विरासत शाही किले पर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आयोजन में हिस्सा लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर मैं पूरे विश्व के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि आज सभी ने विश्व योग दिवस पर योग करके दिखाया कि योग में ही सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा, आज पूरे विश्व में 195 देश आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को मैं बधाई। तो आम हो या खास, आज योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। इस दौरान उन्होंने भी योग कर निरोग रहने का संदेश लोगों को दिया। निश्चित रूप से आज एक मतलब अच्छा अनूठा कार्यक्रम हुआ है और जनपद के मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें यहाँ भागीदारी की है। क्या संदेश देना चाहेंगे? योग को अगर हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग की निरोगी काया रहेगी और किसी भी काम में हमारा। और अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड से खबर है। सरायकेला के खरसभा जिला के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार का अभियान आज भी जारी रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उड़िया मध्य विद्यालय के पास चल रहे अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए आधा दर्जन शराबियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त की गई। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही भट्टी संचालिका मौके से भागने में सफल रही। तो आधा दर्जन शराबियों को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी उन्हें और उसके बाद वो जब मौके पर गए तो अवैध शराब जो बनाई जा रही थी उसे नष्ट कर दिया गया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जो महिला थी जो इस पूरे अवैध शराब के भट्टे को चलाती थी, जब वहां पर टीम पहुंची तो भनक लगते ही वो भाग गई। सरायकेला के खरसभा जिले के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार लगातार अभियान जारी रखे हुए हैं शराब के खिलाफ। गुप्त सूचना के आधार पर उड़िया मध्य विद्यालय के पास चल रहे अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार सूचना मिल रही थी कि उड़िया स्कूल है, जस्ट स्कूल के सामने यहाँ दारू का धंधा चल रहा है। लोग को बैठा के दारू पिलाया जा रहा है, महुआ दारू, इंग्लिश, और उसमें बहुत सारा गलत लोग का भी वहाँ जमघट होता है। अगल बगल स्कूल से कंप्लेन था, लेकिन आज तक कंप्लेन पर नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन हमको जैसे संज्ञान में आया तो हम उसको ध्वस्त किए।
फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर सामने आया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन की समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो सुना आपने, भारतीय किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ रोजगार छीन रही है, अभी तक किसी को रोजगार नहीं दिया है। इसको लेकर पहले युवा प्रदर्शन करते नजर आए, अग्निपथ योजना को लेकर विरोध करते दिखे, उसके बाद राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया और अब भारतीय किसान यूनियन भी इनके साथ खड़ा हो गया है। पिछले दिनों हरिद्वार जब राकेश टिकैत पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था वो युवाओं के साथ हैं और अग्निपथ योजना का वो भी विरोध करेंगे, युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यह है कि संभल में सब कुछ जब हुआ भारत बंद के दौरान धारा 144 लागू थी, यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, 3-4 लोगों से ज्यादा वहां पर कड़ी सुरक्षा थी। उस बीच आप देखिए कितने सारे लोग एक साथ यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात की खबर पुलिस प्रशासन को नहीं लगी। एक बहुत बड़ा ये फेलियर है प्रशासन का। अग्निपथ के विरोध के दौरान देखिए किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। राजनीतिक दल कांग्रेस भी पहले ही इसका विरोध कर चुकी है और युवाओं के साथ खड़ी है और भारतीय किसान यूनियन भी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी यहाँ पर किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये प्रशासन पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। और अब कन्नौज से खबर है, एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। मां बेटे सहित 3 साल के मासूम की जान चली गई। रविवार रात खाना खाने के बाद इन लोगों की तबीयत खराब हुई और 24 घंटे के अंदर एक करते हुए तीनों लोगों की मौत हो गई। एक साथ 3 मौतों से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना के बाद डीएम एसपी मृतकों के गांव भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से ये मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव का ये मामला है। अब इन लोगों ने खाने में क्या खाया था और क्या वाकई में ये फूड पॉइजनिंग का मामला है या फिर खुदकुशी की, ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेंगे कि जो फूड पॉइजनिंग की बात की जा रही है, कुछ सड़ा हुआ खा लिया था, क्या खाना खराब खा लिया था इसीलिए हुआ, या फिर उसमें कोई जहर मिलाया गया था, कोई दवाई मिलाई गई थी, कहीं ये खुदकुशी का मामला तो नहीं है। हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन 3 मौतों से एक ही घर में 3 जनाजे उठने से पूरे घर में परिवार में मातम पसरा हुआ है। इधर बरेली जनपद में भी सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच ये भीषण भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कार से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है, इसकी तलाश की जा रही है। पुलिस तत्काल मौके पे गई और शव को कब्जे में लेकर जो इनके परिजन हैं उनको सूचित कर दिया गया। इनके परिजन आ गए हैं, शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित कराया जाएगी। मौके में शांति व्यवस्था कारण किसी प्रकार हम यहाँ लोग यहाँ से
रामनगर से जा रहे थे जी बिलग्राम शरीफ जा रहे थे। 2 गाड़ियाँ थी हम लोगों के पास। एक जो जिसमें एक्सीडेंट हुआ है ये हमसे आगे थी जी ये हमसे आगे चल रहे थे और जो है इनकी गाड़ी का टायर फटा, जिससे टायर फटने से ये दूसरी साइड पहुँच गए। और ये रास्ता वहीं का है जहाँ डिवाइडर में बिल्कुल दूसरी तरफ जाना होता है, बिलवा के पास। जी। यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अफसरों के तबादले हुए हैं। ज्ञानवापी मामले में वजूखाना सील कराने का आदेश देने वाले जज का भी तबादला हुआ है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफर हुआ है। नई नियुक्ति पर बरेली भेजे गए हैं रवि कुमार दिवाकर। 285 एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। 213 सिविल जज जूनियर डिवीजन का तबादला हुआ है, तो वहीं 121 सिविल जज सीनियर डिवीजन का तबादला हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। 4 जुलाई तक अफसरों को चार्ज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने आदेश जारी कर दिए हैं और 4 जुलाई तक का वक्त है। 4 जुलाई तक बरेली में इनको ज्वाइन करना होगा। 4 जुलाई तक अफसरों को चार्ज सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र किया। वहीं रामपुर के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद की जेल में गुजारे गए दिनों की चर्चा की। वो देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोलने से नहीं चूके। आजम खान ने अपने अंदाज में जहां ताजमहल का जिक्र किया, वहीं लाल किले की किराए पर उठाने का भी मुद्दा उठाया। इसी तरह वो अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे हाहाकार पर जुबानी हमला करते हुए नजर आए। देखो क्या हो रहा है बिहार में। अग्निपथ ही बन गया। झुलस कर गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो अग्निपथ को लेकर तमाम जितने भी राजनीतिक दल है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आजम खान ने भी कहा, सुना आपने, कि अग्निपथ जो योजना है उससे पूरा देश झुलसता रह गया, पूरी आवाम झुलसती रह गई। उन्होंने अग्निपथ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। रामपुर और आजमगढ़ 2 सीटें जहां पर सपा का कब्जा रहा है, वहां पर आजम खान की पूरी कोशिश है कि एक बार फिर से साइकिल यहां पर दौड़े। तो उधर बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। आजम खान ने हर वो मुद्दा उठाया जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सके। आपको बता दें कि रामपुर से खुद आजम खान सांसद थे, लेकिन विधायक का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सांसद का जो है छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो आजम खान की पूरी कोशिश होगी कि उनकी सीट पर रामपुर में जो आसिम राजा है उनके ही कैंडिडेट है, उन्होंने जिनका नाम दिया था सपा ने उन्हें ही टिकट दिया है, तो उनको जितवाना भी आजम खान के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। वो भी ऐसे वक्त में जब आजम खान 26-27 महीनों से जेल में रहने के बाद वापस आए हों और ये उनका पहला चुनाव होगा जिसमें वो प्रचार भी कर रहे हैं और पूरी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। ज्यादातर आबादी यहाँ पर देखी जाए तो मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम कैंडिडेट है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जिसे खड़ा किया है वो कल तक सपा में थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब उत्तराखंड से खबर है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात कहते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन तत्काल विज्ञापन निकालकर इस कमी को पूरा करे। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया गया है।
ऐसा है कि अभी मैं इसके पहले 2 मेडिकल कॉलेज, हमारा एक निर्माणाधीन रुद्रपुर है और एक अल्मोड़ा है, उसको देखा है, और अब तीसरा हल्द्वानी का जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसको देख रहे हैं। और अभी हमने सारा डिस्कशन किया है यहाँ पे कई जो मेजर इश्यूज़ हैं रिलेटेड फैकल्टी को लेकर के है, या इसके अलावा पेशेंट मैनेजमेंट को लेकर के, उस पर विस्तार से इनसे चर्चा की गई है। और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए ये इनको कहा गया है कि अब आप फैकल्टी का रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट निकालें और वीकली बेसिस पे भी इंटरव्यू को करें, जिससे कि वीकली जो भी आना चाहिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।